Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are good in health. And today we are going to start our interaction on the topic of erythropoiesis, hemoglobin and iron. Is this slide is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So have you all watched the recorded video of erythropoiesis? Bhaktavar, have you watched the recorded video of erythropoiesis? Anyone else from your class? Okay, it means that no one of you watched the next lectures of erythropoiesis and hemoglobin and iron content. Your paper course of midterm will include all of your lectures which are covered by today. It means that today's lecture are also included in your exams. This lecture, erythropoiesis and hemoglobin and iron are also included in your midterm exams, along with all the other lectures which we have already covered in the previous weeks. So, before wasting any time, I would like to tell you something about the erythropoiesis. As I already explained you, so in this we will cover these objectives. We will cover the sites of erythropoiesis synthesis, that where erythropoiesis starts its formation, and then we will also discuss some of the processes of erythropoiesis and then the factors which are necessary for the synthesis of erythropoiesis. So first of all came to the definition of the erythropoiesis. अगर मैं erythropoiesis की definition की बात करूं तो it is basically process of the origin, development and maturation of erythrocytes. Erythropoiesis वो process है जिसमें red blood cells की formation होती है. Erythrocytes are the red blood cells of your blood component. और ये जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है ये पूरे एक प्रोसेस से गुजरती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं erythropoiesis प्रोसेस. अब hemopoiesis or hematopoiesis is also the another process of the origin, development and maturation of all the blood cells. जिस तरह से erythrocytes formation करवा रहा है, erythropoiesis का रिएक्शन जो है फॉर्मेशन करवा रहा है erythrocytes का, इसी तरह आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, सीरम फॉर्मेशन हो रही होती है, और इन सब का जो प्रोसेस है उनको हम हीमोपोइसिस और हेमाटोपोइसिस भी कहते हैं. सो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है वो किसी ना किसी प्रोसेस से गुजर के हो रही है. अब अगर हम बात करें साइट्स ऑफ erythropoiesis की, तो फीटल लाइफ में अगर हम बात करें तो सबसे पहली साइट जो erythropoiesis की स्टार्ट की होती है जिसमें हम कहते हैं कि नाउ द erythropoiesis स्टार्ट वर्किंग इज द मीजोब्लास्टिक स्टेज. अब मीजोब्लास्टिक स्टेज क्या है? अगर हम मीजोब्लास्टिक स्टेज की बात करें तो आपकी फीचर लाइफ में अगर हम फर्स्ट 2 to 3 months की बात करें, एग्जैक्टली जो मीजोब्लास्टिक स्टेज के लिए लिखा गया है आपकी बुक में वो फर्स्ट 2 months ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ है. इट मीन्स कि जो आपकी फर्स्ट 2 months है इंट्रायूट्राइन लाइफ के, उसमें आपकी बॉडी आरबीसीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है फ्रॉम द मेसेनकाइम सेल्स. जो सेकेंड स्टेज है उसको हम कहते हैं हेपेटिक स्टेज. हेपेटिक स्टेज में रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है लिवर में एट द थर्ड मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ. जो आपके पास थर्ड स्टेज है erythropoiesis की वो आपके पास है माइलॉइड स्टेज. इट मीन्स कि आपकी फीटल लाइफ में 3 स्टेजेस हैं. पहली है मीजोब्लास्टिक स्टेज, सेकंड है हेपेटिक स्टेज और थर्ड है आपके पास माइलॉइड स्टेज. माइलॉइड स्टेज में जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है लास्ट 3 months ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है.
अब इन मंथ्स को याद रखना, इसमें कुछ गलती ना करना। जो फर्स्ट 2 मंथ्स मीजोप्लास्टिक है, इसके बाद बाकी के जो लिवर में जहाँ पे एल्ब्रेसिस की प्रोडक्शन हो रही है वो हेपेटिक स्टेज आ जाती है, और उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं इंट्रायूट्राइन स्टेज है, वो माइलॉइड स्टेज की तरफ आप जाते हैं। इसके बाद अगर आप फीटल लाइफ से मूव करते हो न्यू बॉर्न बेबीज की तरफ, तो न्यू बॉर्न बेबीज की तरफ अगर मैं आऊं तो उसमें आप क्या कहते हो कि न्यू बॉर्न बेबीज में जो एक आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है कि चिल्ड्रंस में या अडल्ट्स में, वो वेरी करती है एज पे। इसमें मैंने 2 चीजें मेंशन की हुई है, अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, आफ्टर द एज ऑफ द 20 ईयर्स। जब तक 20 साल का बच्चा है या बच्ची है तो आरबीसीज की प्रोडक्शन किससे होगी? रेड बोन मैरो से। ठीक है, रेड बोन मैरो ऑफ द बोन्स विच आर द लॉन्ग बोन्स ऑफ योर बॉडी along with the flat bones. इसका मतलब है कि under the age of 20 the red blood cells are produced from the long and the flat bones of your body. जैसे ही वो 20 को क्रॉस करता है तो आरबीसीज की प्रोडक्शन होने लग जाती है सैक्रम से, स्टर्नम से, रिब्स, स्कैपुला। इट मींस कि आरबीसीज की प्रोडक्शन बाकी बोन्स के साथ भी होने लग जाती है, जिसमें आपकी बॉडी के वर्टिब्रा आते हैं, स्टर्नम आते हैं, रिब्स हैं, स्कैपुला है, इलियक बोन्स है, और ये सब मतलब बोन्स जो हैं ये किसकी फॉर्मेशन करती है आपकी बॉडी में? रेड ब्लड सेल्स की। फर्दर इसका डिफरेंट मैंने प्रोसेस जो था मैंने आपको बता दिया कि रिकॉर्डेड वीडियो में मेंशन्ड है कि फिर अडल्ट्स में अगर देखा जाए तो लिवर और स्प्लीन में भी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो लिवर और स्प्लीन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स की या ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाना शुरू करता है। और अगर इसकी रेशियो की बात की जाए, रेड ब्लड सेल्स की रेशियो की बात की जाए बाकी सेल्स के साथ, फॉर एग्जांपल अगर ल्यूकोसाइट्स की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में 75% बनते हैं फ्रॉम द बोन मैरो और ल्यूकोसाइट्स बनते हैं 25%। इट मीन्स कि रिथ्रोसाइट्स में जो कंपैरेटिव रेशियो आती है इसकी 75/25। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ रिथ्रोसाइट्स की, तो सबसे पहले जो प्रोसेस ऑफ रिथ्रोसाइट का आपके पास आता है वो है स्टेम सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम प्रोसेस ऑफ रिथ्रोसाइट की बात करें तो हम कहते हैं कि जो प्राइमरी सेल है जहाँ पे सेल्फ रिन्यूअल और डिफ्रेंशिएटिंग होती है सेल्स की, स्पेशलाइज्ड सेल्स की, जिसमें यहाँ पे डिसाइड होना होता है कि कौन सा सेल वाइट ब्लड सेल है, कौन सा रेड ब्लड सेल है, किसने रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करनी है, किसने वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करनी है, किसने फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन करनी है। जैसे कि आपके पास ग्रैन्युलोसाइट्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के और डिफरेंट सेल्स है जिससे जीनोफिल्स वगैरह, ये तमाम सेल्स जो हैं इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये फॉर्मेशन कहाँ पे डिसाइड होती है? ये फॉर्मेशन डिसाइड होती है स्टेम सेल के लेवल पे। अगर पहली स्टेज देखें स्टेम सेल की तो वो आपके पास जो होती है वो अनकमिटेड स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये आपको मैंने एक डायग्राम थी जो बहुत एक्सप्लेन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो में बताई है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज देखें स्टेम सेल की तो आपके पास फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्टेम सेल में क्या है कि बड़ी जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अनकमिटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे ही ये कमिटेड फॉर्म की तरफ चेंज होते हैं तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना है। फिर ये स्टेम सेल्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, एक आपके पास लिम्फोइड स्टेम सेल होता है, दूसरा आपके पास क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइड होता है। जो कमिटेड हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि लिम्फोइड स्टेम सेल की तरफ जाते हैं, वो सिर्फ लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। इसके बाद जो क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइड्स होते हैं वो फर्दर कॉलोनीज बनाते हैं जो कि डिवाइड होती है 3 कॉलोनीज में। यहाँ पे मेंशन है CFU। ठीक है, CFUE। ये कॉलोनी रिस्पॉन्सिबल है रिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद जो बाकी की 2 कॉलोनीज है जिसमें एक क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट M आ गया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो कि मेगा कैरियोसाइट्स की प्रोडक्शन के साथ आते हैं। इसके बाद क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट GM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज सेल्स, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये क्लोनी फॉर्मिंग फर्दर 2 में डिवाइड होता है, एक आपके पास ग्रैनुलोसाइट्स है और दूसरा आपके पास क्या है
कि सिंपल आपके पास M की फॉर्मेशन होती है मोनोसाइट्स, जो M है वो मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके बाद जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो फर्दर किसकी प्रोडक्शन दे रहे हैं आपकी बॉडी में, एंड न्यूट्रोफिल्स की, बेजोफिल्स की और जीनोफिल्स की। तो क्लियर है ये आप सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें अगर ये चीज नहीं समझ आई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेटा बताएं, ये प्रोसेस क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. ओके अब मैं आगे जाती हूँ, विच इज द चेंजेस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। अब कुछ चेंजेस हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द इरिथ्रोपोइसिस। अच्छा, अब ये जो चेंजेस हैं बेसिकली ये 4 स्टेजेस में आती हैं। इट मींस कि ये चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको नोट करना होता है। इरिथ्रोपोइसिस के रिएक्शन के दौरान अगर आप बात करें CFUE की, जो आपने अभी मैंने आपको प्रीवियस आपको दिखाया था, ग्राफ दिखाया था जिसमें मेंशन थी कॉलोनीज, एक आपके पास CFUM थी, एक आपके पास CFUE थी। अब जो CFUE है जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इरिथ्रोपोइसिस का रिएक्शन जहाँ पे हो रहा होता है, जहाँ पे मिच्योर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, अब वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होती हैं। और वो चेंजेस कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो ये होता है कि वहां पे जो सेल का साइज है वो कम होने लग जाता है। मतलब इस चेंज में जो पहली चीज है वो क्या है कि देयर इज द रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल। दूसरा जो इसमें चेंज आता है वो क्या आता है कि न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस इसमें डिसअपियर हो जाता है। जब मैं आपको रेड ब्लड सेल्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको इसमें रेड ब्लड सेल्स रिथ्रोसाइट्स की एक क्वालिटी पढ़ाई थी। मुझे आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि वो क्या था? बख्तावर आप मुझे बता सकती हैं कि वो क्या था? रेड ब्लड सेल्स में मैंने क्या आपको एक चीज पढ़ाई थी? मैम वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं आई गेस। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं? सॉरी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन यस, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड आप सेल्स। देखें कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड जो है वो इस ये इसका चेंज है। सेकंड चेंज जो मैंने अभी बोला है ना कि पहले चेंज में क्या था कि साइज में रिडक्शन हो जाती है, दूसरे में क्या था कि न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस की डिसअपीयरेंस हो जाती है। तो दैट इज द रीजन द रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इरिथ्रोसाइट्स की जब फॉर्मेशन हो रही होती है उसमें ही उनका न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट इसमें चेंज है वो क्या है कि अपीयरेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है। इट मींस कि इरिथ्रोसाइट्स किसके साथ अटैच होने लग जाता है? आयरन कंपोनेंट के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच। आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, ये दो अलग चीजें। हीमोग्लोबिन, हीम मींस आयरन एंड ग्लोबिन मींस ग्लोबिन प्रोटीन। तो थर्ड स्टेज क्या है कि ये जो आपके पास सेल है जो कि छोटा हो गया था साइज में, राउंड अबाउट 25 to 7.2 माइक्रो यूनिट, ये पहले इसका न्यूक्लियस डिसअपीयर हुआ और फिर क्या हुआ कि इसमें हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस स्टार्ट हो गई। और जो फोर्थ स्टेज थी वो क्या थी कि इसमें चेंजेस आने लग गई, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होने लग गई इसके साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? अगर ये पॉइंट्स किसी को नहीं क्लियर तो बताएं। मैंने स्टेजेस में बेटा 4 बातें की हैं कि आपकी जब आप स्टेजेस की बात करते हो तो आपके पास स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में 4 चेंजेस आती हैं। जो पहली चेंज है वो रिडक्शन ऑफ द आरबीसीज नंबर है, ठीक है, मतलब साइज में कम आ जाता है, ठीक है, नॉट इन द रिडक्शन ऑफ नंबर, सॉरी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द सेल। दूसरा मैंने इसमें कहा था कि डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। तीसरी मैंने कहा कि अपीयरेंस देने लग जाते हैं ये हीमोग्लोबिन की। और चौथी बात मैंने की कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या है कि चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। अब हम No, आते ma'am. हैं स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। वो कौन कौन से प्रोसेस है, वो कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें इरिथ्रोपोइसिस मींस के रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। पहली स्टेज जो है वो है प्रोरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी है आपके पास अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, तीसरी आपके पास आती है इंटरमीडिएट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोब्लास्ट, और इसके बाद जो लास्ट स्टेज है जिसमें आपके पास आरबीसीज की
एक मेच्योर आरबीसी बन जाता है जो कि वर्किंग प्रोसेस करता है आपकी बॉडी में, जो कि वर्किंग के एतबार से बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, वो आपके पास बनता है लास्ट स्टेज विच इज द मेच्योर्ड रिथ्रोसाइट स्टेज। तो ये आपके पास रिथ्रोपोइसिस की तमाम स्टेजेस हैं। अब आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे आपको नजर आएगा प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ये वही बात हो रही है जो पहले मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसमें इस तरह से सेल्स तो नहीं बने हुए थे लेकिन सिर्फ नेम्स लिखे हुए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो कॉलोनीज बनती हैं। एक जब सबसे पहले स्टेम सेल डिवाइड होता है लिम्फोइड स्टेम सेल में जो कि डायरेक्टली लिम्फोसाइट देता है। इसके बाद ये स्टेम सेल डिवाइड होता है कॉलोनीज में, जिसमें एक कॉलोनी आपके पास CFU-GM की आती है, CFU-M की आती है, और ये कॉलोनी जिस पे ये पूरा चैप्टर मुश्तमिल है, ठीक है, इस कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं CFUE की। बेसिकली हम रिथ्रोपोइसिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा कंसल्ट अभी सिर्फ इस एरिया पे है। अब ये आप देख लो, ये तमाम स्टेजेस जो मैंने 1 बाय 1 इसका नेम बोला था ये यहाँ पे लिखी हुई है कि सबसे पहले आपके पास स्टेज 1 प्रो रिथ्रोसाइड आती है, फिर स्टेज 2 अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, फिर आपके पास स्टेज 3 इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, फिर आपके पास लेट नॉर्मोब्लास्ट है, फिर आपके पास रेटिकुलोसाइट है, और इसके बाद आपके पास एंड जो आपके पास रिजल्ट है वो आपके पास रिथ्रोसाइट्स है, जो कि आपके पास रेड ब्लड सेल्स है, जिसमें आप प्रॉपर रेड ब्लड सेल की शेप को डिसाइड करते हो। ठीक है, अब अगर 1 बाय 1 इसको मैं थोड़ा सा जनरली डिफाइन करना शुरू करूं कि क्या आपके पास फिर स्टेज 1 में जो है उसको क्या कहते हैं, स्टेज 2 में है उसको क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास अगर स्टेज 1 की बात करें तो आपके पास आता है प्रोरिथ्रोसाइड, और प्रोरिथ्रोसाइड को हम कहते हैं मेगालोब्लास्ट। ठीक है, ये चीज याद रहेगी कि प्रोरिथ्रोब्लास्ट को आप क्या कहते हैं, प्रोरिथ्रोब्लास्ट को हम कहते हैं मेगालोब्लास्ट। अब इस मेगालोब्लास्ट के नेम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ये आपके पास एक लार्ज साइज सेल है विद अ डायमीटर ऑफ राउंड अबाउट 20 माइक्रो यूनिट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अब इसमें एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि एट द लेवल ऑफ द मेगालोब्लास्ट इट हैज न्यूक्लियस। मेगालोब्लास्ट के पास न्यूक्लियस है लेकिन मेगालोब्लास्ट के पास हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, मेगालोब्लास्ट के पास न्यूक्लियस है लेकिन मेगालोब्लास्ट की स्टेज पर इसके पास क्या है कि हीमोग्लोबिन नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेज की, तो मेगालोब्लास्ट के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेज क्या बोली थी, प्रोरिथ्रोब्लास्ट के बाद क्या बोला था, कुछ याद है आपको? प्रोरिथ्रोब्लास्ट के बाद आपके पास आता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट क्या है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में जो साइज होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पहला कितना था, प्रोरिथ्रोब्लास्ट का साइज कितना था? 20 माइक्रो यूनिट्स। 20 माइक्रो यूनिट्स, वेरी गुड। ये किसने बोला है? मोहसिन तारिक। मोहसिन तारिक। अच्छा बेटा, जब भी आप जवाब दो ना, बख्तावर, मोहसिन, समरा, जो 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 बच्चा पार्टिसिपेशन शो करता है, साथ में अपना नाम जरूर बोला करो, ताकि जब मैं आप लोगों के लिए इंटरनल असेसमेंट करूं तो मुझे पता हो कि ये वो बच्चे थे जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन दी है। ठीक है, अब जिस तरह पहले इससे पहले किसने मुझे जवाब दिया था? मैम मैंने बख्तावर। बख्तावर। ठीक है, आपसे एक इंटरनल असेसमेंट मेरे पास पहुंच होगी। अच्छा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या था, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में जो साइज है वो 15 माइक्रो यूनिट हो जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन तो अटैचमेंट नहीं देती, लेकिन इस लेवल पे जो न्यूक्लियाई है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इस लेवल पे न्यूक्लियाई डिसअपियर हो जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क डिसअपियर हो जाता है, लेकिन क्या है कि इस स्टेज पे अभी हीमोग्लोबिन की अटैचमेंट नहीं आई। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद आपके पास थर्ड स्टेज आती है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट आपके पास थर्ड स्टेज है जिसमें सेल का जो डायामीटर है वो राउंड अबाउट 10 to 12 माइक्रो यूनिट हो जाता है। अब इसमें भी आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन डिसअपीयरिंग फॉर्म में। इट मीन्स कि न्यूक्लियस की ट्रेसेस तो हैं
जो कि ऑलरेडी डिसअपियर हो रहे थे स्टेज 2 में, लेकिन अभी भी प्रेजेंट है बिल्कुल एक ट्रेसेस की फॉर्म में। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन स्टार्ट कर देता है अपनी अपीयरिंग। इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन की जो अटैचमेंट होती है वो किस लेवल पे होती है? थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे, वेरी गुड। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के लेवल पे हो जाती है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन की अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसमें आप देखते हो कि अब इस सेल के लेवल पे आप इसको कह सकते हो कि एसिडिक और बेसिक स्टेन्स भी अपीयर होने लग जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे एसिड और बेसिक स्टेन्स भी अपीयर होने लग जाते हैं। तो थर्ड में आपके पास क्या हुआ, जो साइज था वो 10 to 12 की तरफ आया। न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन डिसअपीयरिंग फॉर्म में, उसमें माइनर ट्रेसेस की फॉर्म में। फिर इसमें क्या था कि हीमोग्लोबिन अपीयरिंग स्टार्ट हो गई। हीमोग्लोबिन अपीयरिंग के साथ साथ क्या था कि इसमें जो एसिड और बेसिक स्टेन्स थे वो भी अपीयर होने लग गए। फिर आपके पास आती है फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज आपकी है लेट नॉर्मोब्लास्ट की। अब इस लेट नॉर्मोब्लास्ट में बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास जो सेल है ये डिक्रीज हो रहे होते हैं फ्रॉम 8 to 10 माइक्रो यूनिट। आपके पास जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट था उसका क्या साइज था? 15 माइक्रो 50 माइक्रोमीटर। 15 माइक्रोमीटर। ओके। और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो थर्ड स्टेज अभी हमने पढ़ी है 10 to 12। 10 to 12, वेरी गुड। अभी जो हमने अभी पढ़ी है फोर्थ वाली उसका है 8 to 10। इट मीन्स कि देखो आहिस्ता आहिस्ता करते करते सेल का साइज रिड्यूस हो रहा है। जो मैंने आपको चेंजेस बताई थी, जो आपको मैंने फर्स्ट चेंज बताई थी वो इसमें आप देख रहे हो कि एक तो सेल का साइज रिड्यूस होने लग गया है, दूसरा न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियस के डिसअपियर होने के साथ साथ क्या है कि हीमोग्लोबिन की अटैचमेंट आ रही है, और फिर साइटोप्लाज्म में क्या है कि चेंजमेंट आ रही है। अब लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? लेट नॉर्मोब्लास्ट का सबसे पहले जो सेल का साइज है वो 8 to 12 माइक्रो यूनिट हो जाता है। इसके बाद क्या है कि इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो बिल्कुल कंडेंस हो जाता है। इसको कहते हैं नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो आपके पास न्यूक्लियस की अपीयरेंस होती है उसको आप कहते हैं इंक स्पॉट न्यूक्लियस। ये चीज याद रखना। देन इसमें क्या है कि आपके पास जो थर्ड इसमें चेंजिंग आती है वो ये है कि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा होने लग जाती है। एंड देन जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडोफिलिक बन जाता है। इट मीन्स कि साइटोप्लाज्म बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द एसिडोफिलिक नेचर। तो ये आपके पास राउंड अबाउट कह सकते हो कि ये फाइनल स्टेज ही होती है लेट नॉर्मोब्लास्ट की। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है इसी में लेट नॉर्मोब्लास्ट में जब ये सब चेंजेस आ जाती है तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हैं, जैसे ही इंक स्पॉट न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है तो न्यूक्लियस डिसअपीयर होने लग जाता है, जिसको आप कहते हैं पिक्नोसिस। ठीक है, ये लेट नॉर्मोब्लास्ट का ही स्टेज है। मैं इसको रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले इसमें साइज डिक्रीज हुआ। ठीक है, साइज डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस इतना छोटा हो गया कि जिसको हम कहने लगे कि इंक स्पॉट न्यूक्लियस। फिर इसमें जो साइटोप्लाज्म था वो क्या था कि एसिडोफिलिक नेचर में आ गया। फिर इसमें जो पांचवी चीज थी वो क्या था कि हीमोग्लोबिन तेजी से ज्यादा होने लग गया। जब ये तमाम स्टेजेस आ गई लेट नॉर्मोब्लास्ट में तो लास्ट स्टेजेस की क्या बनी कि इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपियर हो गया, जिसको आपने कहा पिक्नोसिस। जब न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज में तो उस स्टेज को आप कहते हो पिक्नोसिस। याद रहेगी बेटा ये बात? यस मैम। ओके, अब आ जाओ फिफ्थ स्टेज की तरफ। फिफ्थ स्टेज का नाम याद है मैंने क्या बताया था? रेटिकुलोसाइट। ठीक है, आपके पास फिफ्थ स्टेज वो होती है जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रेड ब्लड सेल बन चुका होता है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये आपके पास एक मेच्योर रेड ब्लड सेल है। फिफ्थ स्टेज में आपके पास रेड ब्लड सेल इमेच्योर फॉर्म में बन चुका होता है। क्यों आप इसको इमेच्योर फॉर्म में कह रहे होते हैं? क्योंकि अभी भी ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है।
जैसे ही ये अपने साइज को कम करता है तो क्या है कि ये एक प्रॉपर उसमें डिफाइंड हो जाता है, प्रॉपर एक डेफिनेशन में डिफाइंड हो जाता है, जिसको आप कहते हो मेच्योर आरबीसीज। क्लियर है ये चीज? अगर आप न्यू बॉर्न बेबीज की बात करो तो न्यू बॉर्न बेबीज में रेटिकुलोसाइट का जो काउंट है वो 2 to 6% ऑफ आरबीसीज है। इट मीन्स कि 2 to 6% ऑफ रेटिकुलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज में ऑफ एवरी 100 आरबीसीज। कि हर 100 आरबीसीज में अगर बात करें तो 2 to 6% रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं छोटे बच्चे में। ठीक है, अब अगर रेटिकुलोसाइट्स की और थोड़ी सी क्वालिटी की बात की जाए तो ये क्या है कि ये फौरन क्या है कि रेटिकुलोसाइट जैसे ही 5th स्टेज में आते हैं तो अल्टीमेटली ये क्या करने लग जाते हैं, ये मेच्योर आरबीसीज की तरफ चले जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंस होती हैं रेटिकुलोसाइट की? अगर आप नेचर की बात करें तो ये बेजोफिलिक नेचर है। साइटोप्लाज्म की क्या नेचर थी? एसिडोफिलिक। 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 गुड। सबसे पहले किस बच्चे ने जवाब दिया? अरीज नहीं। अरीज नहीं। वेरी गुड। आपके पास साइटोप्लाज्म की जो नेचर थी वो एसिडोफिलिक थी। इसके बाद रेटिकुलोसाइट की जो नेचर थी वो आपके पास बेजिकोफिलिक है। सॉरी, बेजिकोफिलिक कह रही हूँ, बेजोफिलिक है। अब ये क्या है कि इसमें ये बेजोफिलिक इसकी नेचर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, गोल्जी अपरेटस भी पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और बाकी के कुछ ऑर्गन्स भी हैं। ठीक है, ऑर्गेनालिस भी इसके साइटोप्लाज्म में पड़े हुए एक्सेप्ट न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा ये? Yes. अगर यस इसमें मैम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जिसको ये है कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। अब ये वो तमाम इवेंट्स हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए और रिकॉर्डेड वीडियो में भी ये सारे इवेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें आप ये देख लोगे कि प्रोरिथ्रोब्लास्ट की इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, इसके बाद जाते जाते मेच्योर्ड आरबीसी तक जाते जाते क्या इसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। तो ये अब आप लोगों का काम है कि आप लोग खुद उसे याद रखो। जो बिल्कुल आपके पास लास्ट स्टेज आ जाती है जिसको कहते हैं मेच्योर आरबीसीज, इसमें आपके पास क्या है कि रेटिकुलम टोटली डिसअपीयर हो जाता है और रेड सेल अपनी एक प्रॉपर शेप और साइज को अचीव कर लेते हैं, जिसको कहते हैं बाय कॉन्केविटी। क्लियर हो गया? ओके। यस मैम। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिथ्रोपोइसिस। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रिथ्रोपोइसिस की मैचुरेशन और डेवलपमेंट का कॉज बनते हैं? तो अगर हम इन फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास इन फैक्टर्स में सबसे पहला तो फैक्टर आता है जनरल फैक्टर, फिर आपके पास आता है मैचुरेशन फैक्टर। ठीक है, अब जनरल फैक्टर और मैचुरेशन फैक्टर में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ इनमें थोड़ा थोड़ा ही चेंज आता है कि अगर सबसे पहले आप बात करें जनरल फैक्टर्स की तो जनरल फैक्टर्स में आपके पास ये चीजें हैं। ये जनरल फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है इरिथ्रोपोइसिस के रिएक्शन में कि इसमें मैचुरेशन होती है और डेवलपमेंट होती है, वो ये आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन, थायरॉक्सिन, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स और वाइटामिन्स, ये तमाम के तमाम आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे आरबीसीज की प्रोडक्शन होनी है और ये बॉडी के एक आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हैं इस प्रोसेस के साथ। ठीक है, अब आगे अगर बात की जाए रिथ्रोपोइसिस की तो रिथ्रोपोइटिन को भी मैंने एक्सप्लेन में बताया हुआ है कि रिथ्रोपोइटिन कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है। नॉर्मली ये लिवर और स्प्लीन से सिक्रीट हो रहा है। थायरॉक्सिन की भी मैंने फर्दर बात की कि ये आपके पास एक जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन है बॉडी का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, बिकॉज इस थायरॉक्सिन ने ही डिसाइड करना होता है कि आपकी बॉडी में नॉर्मल रिथ्रोपोइसिस का क्या रिएक्शन होता है। अगर थायरॉक्सिन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है या पॉलीसाइथीमिया का पेशेंट है, तो उसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन इफेक्ट करती है।
फिर आपके पास जो तीसरा था वो भी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में डिटेल में बताया कि हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स क्या है। बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ ऐसे स्टेम फैक्टर्स होते हैं जिनको स्टील फैक्टर्स कहा जाता है, जो कि ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए। वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाँ जी अब हमने ये फंक्शन इस टाइम पे परफॉर्म करना है। और बेसिकली ये जो हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये इंटरल्यूकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो कि साइटोकाइंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि दे हैव सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरल्यूकेंस which are the interleukins 3 and interleukin 6. इंटरल्यूकिन 3 टी सेल्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। इंटरल्यूकिन 6 जो है वो टी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, जो कि फर्दर क्या करवाते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज करवाते हैं। और इन एक्टिविटीज से क्या है कि आपके पास रिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। फिर आपकी बॉडी में कुछ वाइटामिन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ द रिथ्रोपोएटिक रिएक्शंस। और ये वाइटामिन आपके पास विटामिन बी भी होते हैं, विटामिन सी भी होते हैं, विटामिन डी भी। अगर इनकी क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो क्या है कि बॉडी में अनीमिया हो जाता है। अनीमिया के साथ क्या है कि फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं बॉडी को। जिस तरह आप कह सकते हो कि बॉडी वीक होने लग जाती है, फटीग के चांसेस होने लग जाते हैं। तो रिथ्रोपोइटिन को, थायरॉक्सिन को, इसके बाद हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स को, विटामिन्स को आपने डिटेल में देख लेना है मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस में। वहां पे नहीं समझ अगर आपको आता तो फिर आप बुक से पढ़ लेना लेक्चर, ठीक है। फिर अब आ जाओ मैच्योरेशन फैक्टर्स की। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो पहले हमने बात की जनरल फैक्टर की, अब आते हैं मैच्योरेशन फैक्टर्स पे। आपकी बॉडी में कुछ मैच्योरेशन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी, आरबीसीज की प्रोडक्शन और इसकी मैच्योरेशन के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास आ जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 को आप साइनोकोबैलामिन भी कहते हैं। बड़ा मुश्किल सा नाम है। जब मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग करवाई थी तो तब भी मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी और मैं इसको बार बार गलत भी कर रही थी, क्योंकि बाज़ औक़ात इतने मुश्किल वर्ड्स होते हैं ना, साइनोकोबैलामिन। तो इसके बाद मेरे ख्याल से हीमोग्लोबिन और आयरन मेटाबॉलिज्म का भी लेक्चर था। उसमें भी बार बार एक टर्म आ रही थी, प्रोकैरियोटाइट्स, प्रोकोटैरियोटाइट्स। तो वो मैं भी हंसने लग गई और जो कैमरामैन था वो भी हंसने लग गया कि कितने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स मैम बोली जा रही हैं। तो बहरहाल इनको आप सही तरह प्रोनाउंस कर लेना, मैं तो बोल बोल के बहुत थक गई हूँ। तो विटामिन B12 भी क्या है कि मैच्योरेशन फैक्टर है, जो कि एक नेसेसरी कंपोनेंट है रिथ्रोपोएसिस का। ठीक है, अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन D12 के? बेटा इसके एक्सट्रिंसिक सोर्सेज भी होते हैं, इंट्रिंसिक भी होते हैं, आप इसको डाइट के साथ भी लेते हो। ठीक है, इसके बाद विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इसका मतलब है कि जब आप डाइट में ऐसे विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपकी बॉडी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। और फर्दर अगर ये नहीं कर सकती, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि कोई बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि वो नहीं कर पा रही, क्या कहते हैं, प्रॉपर विटामिन B12 को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, तो फिर क्या होता है कि बॉडी में अनीमिया हो जाता है। और बेसिकली इसमें भी एक पैथोलॉजी आ जाती है जिसको हम डिफाइन करते हैं इन द इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ कैसल्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ कैसल्स वो होते हैं जिसमें प्रॉपर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है, या तो कोई GIT का प्रॉब्लम हो गया, कोई स्वेयर गैस्ट्राइसिस है, अल्सर है, गैस्ट्रोएक्टमी हो गई है, ठीक है, कुछ ऐसी सर्जरीज हो गई हैं जो कि B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं करवा रही बॉडी में। अब उसकी वजह से ये क्या होता है कि बॉडी अनीमिक हो जाती है, और अनीमिक होना ही इस चीज की इंडिकेशन है, साइन एंड सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो ये आपके पास क्या है कि डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि बॉडी क्या है कि प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। फिर इसके बाद आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है जिसको कहते हैं हेमेटनिक प्रिंसिपल। हेमेटनिक प्रिंसिपल बेसिकली एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक इंट्रिंसिक और
एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के एक्शंस को बता रहा है बॉडी में। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ आपकी बॉडी में एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जिस तरह आपकी डाइट वगैरह हो गई, कुछ आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। अब ये क्या है कि आपके कुछ फैक्टर्स को बता रहा होता है जिससे आपकी बॉडी बता रही होती है कि कितनी मिच्योर है इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। इसको आप ये भी कह सकते हो एंटी एनीमिया प्रिंसिपल। अगर कोई ना कोई पैथोलॉजी आ गई और जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, ठीक है, आरबीसीज की प्रोडक्शन में या मैचुरेशन में, तो फिर आप कह सकते हो कि एंटी एनीमिया प्रिंसिपल या हेमाटिनिक प्रिंसिपल जो है वो क्या है, हमें बता रहा है कि बॉडी में कोई इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर की कोई पैथोलॉजी आ गई है। क्लियर हो गई बेटा ये चीज। फिर एक और आपकी इम्पॉर्टेंट चीज है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में, जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड। यस, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी बहुत बहुत मतलब जरूरी एलिमेंट होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ने ही रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन करवानी होती है और ग्रोथ करवानी होती है। अगर इसमें कोई आप डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या है कि बॉडी में तब भी अनीमिया के चांसेस होते हैं। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है, और वो आपके फैक्टर्स आपकी बॉडी के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स की, तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। इसके बाद आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल एंड वाइटामिन्स, ये तमाम सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और बॉडी डायरेक्ट अनीमिक हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में आपने सारा का सारा क्या पढ़ लिया, एरिथ्रोपोइसिस पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम एनीमिया का जो पेशेंट होता है उसमें जस्ट नंबर ऑफ आरबीसीज कम होते हैं या साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी कम होते रहते हैं? अगर आप अनीमिया के पेशेंट की बात करो ना, जी जी तो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं, रेड ब्लड सेल्स के लेवल पे। जी ठीक है, अब रेड ब्लड्स अनीमिया के पेशेंट में ये नहीं होता कि नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम हो गए। बाज़ औक़ात नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते ठीक है, उनका नंबर ठीक होता है, लेकिन उनके साइज में पैथोलॉजी आ जाती है, उनकी शेप में पैथोलॉजी आ जाती है। अगर स्पेसिफिकली अनीमिया की बात की जाए तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और द ब्लीडिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से रिलेटेड अगर आप बात करें तो आपके पास और डिजीजेज आ जाती हैं, जिसमें आप ल्यूकोसाइट्स कहते हो, लिकेमिया कहते हो, थैलेसीमिया वगैरह कहते हो। जब आप अनीमिया की बात करते हो तो आप स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हो रेड ब्लड सेल्स की। आगे फर्दर अनीमिया पे भी पूरा बड़ा डिटेल चैप्टर है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे कि आपके पास कितने टाइप्स अनीमिया है, हीमोलिटिक अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया। ठीक है, जिसमें आप उनकी पैथोलॉजीज भी देखोगे कि हाँ अनीमिया इस टाइप पे मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, तो अनीमिया की अगर आप बात करो तो आप स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स की ही बात करते हो। जी मैम। ठीक ओके हो गया बेटा? ओके, थैंक यू। सो यस प्लीज। मैम आपने कहा कि बोन मैरो में 75% आरबीसीज बनते हैं, किस स्टेज में वो और जो किस हमने level? पढ़ी थी उसमें। मैंने कहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप पूरी बात करें कि किस एज में बनते हैं और किस स्टेज में बनते हैं। वो बोल 20 की एज में हमने पढ़े थे ना, जी, एट द एज ऑफ 20। एट द एज ऑफ 20 नहीं, अंडर द एज ऑफ 20। हाँ जी, जी, तो मैम अगर ये बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे 75% जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ना बन सके, तो लीवर और स्प्लीन में चांसेस हैं कि उसमें इतने बन जाएं कि बॉडी अपना इजीली फंक्शन परफॉर्म कर सके। बेटा अगर बोन मैरो में नहीं बनते तो फिर ये एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी होगी जिसको जी फिर ठीक किया जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर देखा जाएगा। ये फिजिशियंस डिसाइड करते हैं कि आप ऐसे कौन से बॉडी में सप्लीमेंट दिए जाए या फिर कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से नहीं बन रहा। पहली तो चीज तो ये कि बॉडी में देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है। जी ठीक है, ये चीज डायग्नोज करनी पड़ती है कि ऐसा क्या मसला है। फिर बाद में ये कहा जाता है कि हाँ अगर बोन मैरो नहीं बना रहा तो फिर लिवर। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि एक्टिव होते हैं,
लेकिन जी हर जी फंक्शन ने स्पेसिफिक स्टेज पे और स्पेसिफिक एज पे ही काम करना है। अब जिस तरह आप ये भी तो कह सकती थी ना कि अगर अंडर एज ऑफ 20 बोन मैरो में नहीं बन रहे, वहां पे कोई मसला, तो इसका मतलब है कि वो रिब से बनने लग जाएंगे, जी ठीक है, एक स्पाइन से। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। हर चीज की स्पेसिफिक एज डिसाइड है और स्टेज है कि किस स्टेज में किस लेवल ने स्टार्ट होना है। क्लियर है? अब मैं जल्दी जी से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, जो कि है आपका हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंपोनेंट, एंड दिस विल बी योर लास्ट lecture of midterm examination. Is this slide is visible to all of you? यस मैम। ओके, अगर हम हीमोग्लोबिन और आयरन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट देखेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की, फिर नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितने टाइप्स के हैं आपके पास, फिर एबनॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स भी देखेंगे, और फिर इसकी सिंथेसिस, डिस्ट्रक्शन और आयरन मेटाबॉलिज्म पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हीमोग्लोबिन के इंट्रोडक्शन पे आ जाएं, तो हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन भी मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत दे ही दिया है कि हीमोग्लोबिन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, वन इज द आयरन एंड सेकेंड वन इज द ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। आपके पास जो हीमोग्लोबिन है वो एक कलरिंग मैटर है रेड ब्लड सेल्स का। इट मींस कि जो रेड ब्लड सेल्स का इरिथ्रोसाइट्स का जो कलर है, जो कि रेड कलर है, वो किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन में। अब ऐसी क्या चीज हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स की कलरिंग बना रही है, कलरिंग पिगमेंट बना रही है? आयरन। यस, वेरी गुड। ये किसने बोला आयरन? अलीजा। अलीजा, वेरी गुड। अलीजा ने कहा कि बेसिकली हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है और दिस आयरन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग पिगमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपके पास हीमोग्लोबिन है क्या? बेसिकली एक क्रोमोप्रोटीन होती है जो कि आपकी रेड ब्लड सेल्स का 95% ऑफ ड्राई वेट बनाती है। इट मीन्स कि रेड ब्लड सेल्स का ड्राई वेट है और इसके साथ वेट वेट है। और ये कौन बनाता है? क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन 95% ड्राई वेट बना रही है, 30 to 34% वेट वेट को बना रही है। अब इसका फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है कि ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट। अच्छा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट कोई मुझे बता सकता है कितना होता है? मैम 14 to 16 ग्राम पर वेरी डेसीलीटर। गुड, वेरी गुड। ये किसने बोला है? मैम बख्तावर। वेरी गुड। मैम आपकी बोला था। बॉडी में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो वो राउंड अबाउट 14 to 16 होता है। लेकिन अगर इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती है एट द लेवल ऑफ द बर्थ, और बर्थ में आपका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द अडल्ट एज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 1 साल की तरफ जाता जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक प्रॉपर रिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन होने लग जाती है, मेच्योर आरबीसीज फॉर्मेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द बर्थ जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो 25 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसके बाद 3 महीने, जब बच्चा 3 महीने का होता है तो ये 25 किस में चला जाता है? 20 में चला जाता है। और जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है तो ये 20 से किस में शिफ्ट हो जाता है? 17 ग्राम की तरफ चला जाता है। और जैसे ही एक जो अडल्ट इंडिविजुअल है जो कि प्यूबर्टी एज की तरफ आता है, तो ये हीमोग्लोबिन कंटेंट 14 to 16 की तरफ चला जाता है। तो इसमें इतनी वेरिएशन आती है अगर हम बात करें फ्रॉम द बर्थ। मैं इसको रिपीट करती हूँ कि आपके पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो 14 to 16 ग्राम है। जब पैदाइश होती है तो उस वक्त 25 ग्राम पर डेसीलीटर है।
फिर तीसरे महीने में ये 20 ग्राम पर डेसीलीटर में आ जाता है, और 1 साल के अंदर अंदर ये 17 ग्राम पर डेसीलीटर में आता है। और जैसे ही एक प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो 14 to 16 ग्राम पर डीएल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इतनी वेरिएशन हीमोग्लोबिन कंटेंट में आना एक नॉर्मल बात है। अब अगर हम बात करें जेंडर की, तो हाँ, जेंडर में भी क्या है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट चेंज होता है। जैसे कि अगर मेल्स की बात की जाए तो मेल्स में 15 होता है और अडल्ट फीमेल्स में 14.5 होता है। ज़्यादा इसमें वो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है वो कम होता जाता है जैसे जैसे वो मैचुरेशन स्टेजेस की तरफ जाने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जेंडर्स में भी क्या है कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट वेरी करता है, जिसमें अडल्ट मेल्स में 15 है और अडल्ट फीमेल्स में 14 है। अब अगर फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हीमोग्लोबिन के, जो कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन बेसिकली डिज़ाइन ही इसीलिए हुआ है कि वो आरबीसीज में रहे, और फर्दर आरबीसीज से क्या है कि हीमोग्लोबिन ये एक्शंस परफॉर्म करें, जिसमें आपका सबसे पहला जो आता है फंक्शन वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि वो कौन कौन सी गैसेस है जो कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन डिसाइड करना होता है कि वो कितने % ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाएगा और फर्दर इसको टिश्यूज की तरफ देगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जहाँ जहाँ बॉडी में ब्लड जाता है वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन ने भी जाना है। ठीक है, अब जैसे जैसे हीमोग्लोबिन सर्कुलेट करता जाएगा एट द लेवल ऑफ द कैपिलरीज एंड टिश्यूज, वैसे वैसे ऑक्सीजन को वहां पे सप्लाई करना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली जब वो ऑक्सीजन को टिश्यूज में देगा तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी थी वो अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी हीमोग्लोबिन में तो ऑक्सीजन वहां से निकलेगी। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस आपने पूरा पढ़ लिया था जब हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में सिंपल ये है कि हीमोग्लोबिन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और बेसिकली इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अभी मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बता रही हूँ कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो क्या होता है कि आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है, इसमें आयरन होता है, और ये जब जाती है बॉडी में तो क्या करती है कि ये ऑक्सीजन को तो जहां जहां रिक्वायर्ड होती है वहां वहां क्या है कि ये अपनी आयरन कंटेंट जो होता है ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है टिश्यूज की तरफ। ठीक हो गया ये चीज। अच्छा, अब जैसे ही ये आयरन कंटेंट जो हीमोग्लोबिन का है ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है टिश्यूज की तरफ, तो ये दोबारा क्या है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रिड्यूस हीमोग्लोबिन में। और वो स्टेज जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होती है दोबारा से हीमोग्लोबिन में, इसको आप कहते हैं फेरो हीमोग्लोबिन, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन को डिटैच करवा रहा है, आयरन। इसकी वजह से जब क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन डिटैच हुई टिश्यूज में गई तो उस स्टेज पे आप कहोगे कि नाउ दिस इज फेरो हीमोग्लोबिन। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। किस तरह, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करवाती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग करवाती है तो कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, और जब कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है तो क्या है कि हीमोग्लोबिन की जो एक एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से वो 20 गुना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, 20 गुना ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की निस्बत। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, क्योंकि इसी हीमोग्लोबिन ने क्या है कि इस ऑक्सीजन को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है, इसीलिए ये बड़ी स्ट्रांगली अपने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच करती है ताकि ये कहीं और टिश्यू में आगे पीछे डिफ्यूज ना हो। फिर आपके पास आप एक कंपोनेंट आता है जिसको आप कहते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे जब आप एसिड बेस कंपोनेंट पढ़ रहे थे कि हीमोग्लोबिन किस तरह से एक बफर एक्शन परफॉर्म करता है
बाय द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस। अब देखो, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी अपने पीएच को मेंटेन करना शुरू कर देगी। क्लियर हो गया? अब अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पे है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास हीमोग्लोबिन में एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पार्ट को आप कहते हो ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके पास ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है और दूसरा आपके पास है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, और जो हीम पोर्शन है वो क्या है कि वो एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी है। आपकी बॉडी में जो हीम है, जिसको आप स्पेसिफिकली आयरन कंपोनेंट कहते हो, तो बेसिकली इसमें मायोग्लोबिन भी है। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, समझ आ रही है ये चीज या नहीं आ रही? ऐसे तो नहीं? यस मैम। इसको मैं रिपीट करती हूँ कि देखो, हीमोग्लोबिन जो है उसको आप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, जिसमें आपके पास क्या है? प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन। इसके बाद आपके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि आप कहते हैं हीम। अब हीम में आपके पास दो किस्म के मायोग्लोबिन स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपके पास है मायोग्लोबिन और एक है आपके पास न्यूरोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और न्यूरोग्लोबिन हीम का पोर्शन है, आयरन का पोर्शन है। मायोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट्स करवाता है मसल में। इट मीन्स कि मायोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवाता है मसल्स में, और न्यूरोग्लोबिन का काम क्या है कि वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवाता है ब्रेन में। ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास आयरन। आयरन इसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अगर आप सिंपल आयरन की बात करो तो आयरन आपके पास हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है Fe+2 की फॉर्म में। Fe+2 की फॉर्म में है तो ये एक अनस्टेबल फॉर्म है। जैसे ही ये कन्वर्ट होता है Fe+3 में, तो ये एक स्टेबल फॉर्म बनाता है। ठीक है, फिर इसमें जो एक और आपके पास पार्ट है जिसको आप कहते हो पोरफायरन। जो पिगमेंट पार्ट है हीम का, वो किसकी वजह से होता है? पोरफायरन की वजह से होता है। पोरफायरन बेसिकली एक फायरोल रिंग है आपके पास। ठीक है, फायरोल रिंग है जिसको आप कहते हैं टेट्राफायरोल रिंग। अब ये किस पे मुश्तमिल है? फायरोल रिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो ये फायरोल रिंग्स जो है वो अटैच होती है एक दूसरे के साथ CH4 की ब्रिजिंग के साथ। जो फायरोल रिंग्स हैं वो अटैचमेंट देती है CH4 की ब्रिजिंग के साथ। क्लियर है बेटा? इसके बाद जो ग्लोबिन है वो बेसिकली आपके पास 4 चेन्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, अगर ग्लोबिन की बात करें तो ये 4 आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें से आपके पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अगर आप इनकी बात करें अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स की, तो इसमें आपके पास मॉलिक्यूलर वेट्स आ रहे हैं एंड देन अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट्स ग्राफ में आपके सामने लिखे हुए हैं। अमाइनो एसिड्स इनको याद रखना कि अल्फा चेन में आपके पास 141 अमाइनो एसिड्स आते हैं और बीटा चेन्स में आपके पास 146 अमाइनो एसिड्स आते हैं। फिर अगर आप बात करो हीमोग्लोबिन की टाइप्स को, तो हीमोग्लोबिन की बेसिकली 2 टाइप्स आपके पास आती है। एक आपके पास आती है HbA और एक आपके पास आती है HbF। HbA जो है, ए नाम ही हमें बताता है कि ये किस में है? अडल्ट्स में। जबकि आपके पास जो हीमोग्लोबिन F है वो किस में आपके पास आती है? फीटल हीमोग्लोबिन में। और ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये राउंड अबाउट आपके पास 10 to 12 मंथ्स तक प्रेजेंट होती है आफ्टर द बर्थ। फीटल हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में राउंड अबाउट 10 to 12 मंथ्स तक रहती है आफ्टर द बर्थ। क्लियर है? फिर अगर आप स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पे बात करो तो आपके पास हीमोग्लोबिन के 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक आपके पास स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और एक आपके पास फंक्शनल डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस अडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज होता है इन अ वे कि ग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं।
जबकि फीटल हीमोग्लोबिन में आपके पास 2 अल्फा चेन्स और 2 गैमा चेन्स होती हैं इंस्टेड ऑफ बीटा चेन्स। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें तो अडल्ट हीमोग्लोबिन में आपके पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है, जबकि फीटल हीमोग्लोबिन में आपके पास 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स होती है। अगर फंक्शनल डिफरेंस की बात करें तो फीटल हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर हम फंक्शनल डिफरेंस की बात करें तो जो आपके पास फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसके साथ कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी होती है हीमोग्लोबिन के लेवल पे। ठीक है, अगर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई म्यूटेशन आ गई है, और अगर हीमोग्लोबिन में कोई म्यूटेशन आ जाती है तो वो पॉसिबल चांसेस होते हैं कि किसकी म्यूटेशन, किस प्रोटीन की म्यूटेशन है कि हीमोग्लोबिन की वर्किंग में प्रॉब्लम हो गया, बता सकते हो? अगर म्यूटेशन, बेटा आपके पास जो प्रोटीन है ना हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन है। हीम आपके पास आयरन कंपोनेंट है और ग्लोबिन आपके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्लोबिन में कोई ना कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई है जिसकी वजह से क्या है कि हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन कॉज हो रही है। फिर आपके पास जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो 2 टाइप्स में आती है। एक आपके पास हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं और दूसरी आपके पास है हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड ऑर्डर्स। बेटा 1 मिनट जरा वेट करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मुझे आपकी क्लास लेनी थी 10:30 से 11:30, लेकिन अभी मैं ऑलरेडी सेमेस्टर 1 की क्लास ले रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इट मे बी शिफ्टेड, हो सकता है कि मैं थोड़ी सी आगे शिफ्ट कर दूँ, या तो मैं 11 बजे लूँ या 11:15 बजे तक लूँ। ठीक है, जैसे ही मेरी ये क्लास ख़त्म होती है तो मैं 15 मिनट के बाद आपकी क्लास लूँगी, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है, होगी लाजमी, आज ही होगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, अभी हम बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटीज की। अगर हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटीज की बात की जाए तो आपके पास 2 किस्म की एबनॉर्मेलिटीज आती है। एक आपके पास हीमोग्लोबिनोपैथीज और दूसरी आपके पास हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी इन द थैलेसीमिया। क्लियर है? अब अगर हम आ जाते हैं सिंपल हीमोग्लोबिनोपैथीज में, तो हीमोग्लोबिनोपैथीज में आपके पास डिफरेंट सब कैटेगरीज आ जाती हैं किसमें, हीमोग्लोबिन के लेवल पे, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है आप सबको? यस मैम। ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि फर्दर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट हीमोग्लोबिन पैथीज में, जिसमें आपके पास एक है हीमोग्लोबिन एस, ये आपके पास सिकल सेल एनीमिया में होती है। फिर आपके पास सेकंड है हीमोग्लोबिन सी विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन सी डिजीज। बेसिकली ये बीटा चेन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है और ये प्रेजेंट है होती है आपके पास माइल्ड हीमोलिटिक अनीमिया और स्प्लीनोमेगाली में। फिर आपके पास आती है हीमोग्लोबिन ई जो कि आपके पास प्रेजेंट होती है स्प्लीनोमेगाली और हीमोलिटिक अनीमिया टाइप ऑफ डिजीजेस में। ठीक है, और ये तमाम की तमाम बीटा चेन्स की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होती है। और जो लास्ट वन है आपके पास हीमोग्लोबिन एम, वो अल्फा और बीटा चेन्स दोनों की म्यूटेशन की वजह से होती है। इट मींस कि जो फर्स्ट 3 थी वो बीटा चेन्स की म्यूटेशन की वजह से है, और जो लास्ट वाली है वो अल्फा और बीटा चेन दोनों की म्यूटेशन की वजह से है। ठीक है, और ज्यादातर ये जो लास्ट डिजीज है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करवाती है न्यू बॉर्न बेबीज में, और ये कैरेक्टराइज होती है मिथेमोग्लोबिनोमीनिया से। ठीक है, फिर आपके पास
लास्ट स्टेज आती है जिसको आप कहते हैं हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। हीमोग्लोबिन की कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती है थैलेसीमिया और इस तरह के कुछ और डिसऑर्डर्स में। इट मीन्स कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स में जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है एट द लेवल ऑफ देयर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब वो डिफरेंट डिवाइड हो जाता है अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया भी मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में। आपके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको डिफाइन किया गया कि व्हाट इज अल्फा थैलेसीमिया बीटा। वैसे तो देख के पता चल रहा है कि अगर अल्फा में प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया और अगर बीटा चेन्स में प्रॉब्लम है तो बीटा थैलेसीमिया। तो कुछ एबनॉर्मल हार्मोनल डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स बॉडी में बनने लग जाते हैं जो कि एबनॉर्मेलिटी कॉज करवाते हैं और उसकी वजह से क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो भी डिस्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें डिस्ट्रैक्शन आने लग जाती है और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी में समटाइम्स पॉइजनिंग भी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगी जो कि आपकी बॉडी के लिए एक पॉइजनस गैस की फॉर्म है। और जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स हैं वो आपके पास कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, मिथेमोग्लोबिन है एंड सल्फ हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप सिंपल बात करो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को आप मोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हो। ठीक है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को आप मोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हो जो कि एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का डेरिवेटिव है। और ये आपके पास किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। और ये इतनी नुकसानदेह है कि इसकी जो एफिनिटी है वो 200 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है एक नॉर्मल ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी से। इसका मतलब है कि जैसे ही बॉडी में कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाती है वैसे ही क्या है कि बॉडी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कोलैप्स हो जाएगी और उसका पीएच लेवल डिक्लाइन हो जाएगा। अब कुछ सोर्सेज होते हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन करवाते हैं। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? वो आपके पास चारकोल बर्निंग है, कोल माइंस है, डीप वेल्स हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स आ जाते हैं, एग्जॉस्ट ऑफ गैसोलीन इंजन हैं, फिर गैसेस फ्रॉम गन्स और वेपन्स, इसी तरह कुछ हीटिंग सिस्टम्स होते हैं, डायरेक्ट स्मोक जो फायर की होती है, फिर टोबैको स्मोकिंग। ये तमाम के तमाम किसके कॉजेज हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की किसके सोर्सेज हैं। अब कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें बता रहे होते हैं कि देयर इज अ पॉइजनिंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी में किस तरह से आ रहे होते हैं कि आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो कोलैप्स होने लग जाता है। ठीक है, आपको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग के दौरान, कन्वर्जन्स होने लग जाती है, मतलब ऐसे लगता है जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर आपको कॉमा भी हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो ये तमाम कंडीशंस बता रही होती है कि बॉडी में क्या है कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम with what? There is some problem with the human body to the poisoning of the carbon monoxide. इसके बाद मिथेमोग्लोबिन की अगर बात करें तो मिथेमोग्लोबिन भी आपके पास एक क्या है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव है जो कि मुश्तमिल होता है नॉर्मल मिथेमोग्लोबिन लेवल पे। इसमें आपके पास 0.6 to 2.5% टोटल हीमोग्लोबिन होती है। लेकिन इसके भी क्या है कि जैसे कि मैंने बता दिया कि ये एक एबनॉर्मल डेरिवेटिव है, तो जाहिर सी बात है अगर ये एबनॉर्मल डेरिवेटिव है तो इसका कोई ना कोई क्या है कि एबनॉर्मेलिटी होगी बॉडी में और बॉडी को कोई ना कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से जरूर होगा। अब बॉडी में एक कंडीशन होती है बेसिकली जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस मिथेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में, और वो कंडीशन क्या होती है? मिथेमोग्लोबिमीनिया। अब ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपकी ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है बेसिकली जिसमें आपकी बॉडी में मिथेमोग्लोबिन की जो लेवल है वो ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, और जब ये मिथेमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा होता है तो क्या है कि बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाता है, साइनोसिस हो जाते हैं, साइनोसिस की डेवलपमेंट हो जाती है।
अच्छा, अब इसके साथ जिस तरह हमने पहले कहा कि देयर आर सम कॉजेज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह विथ हेमोग्लोबिनीमिया के भी कुछ कॉजेज होते हैं। और वो कॉजेज क्या है कि डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो गंदे पानी, ठीक है, जिसमें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट है, या फायर या लॉन्ड्री की जो इंक्स होती हैं, मैच स्टिक्स या एक्सप्लोजिव, या मीट प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स आते हैं, या फिर मॉथ बॉल जैसे कि नेफ्थलीन बाल्स, रूम डिओडाइजर, प्रोपेलेंट्स, या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर, या कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग जैसे कि सल्फोनामाइड एंड क्लोरोक्विनीन, एंटीसेप्टिक्स या साइनाइड एंटीडोट का कोई डायरेक्ट इनहेल कर लेना, या फिर कुछ हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बॉडी, एंड दीज आर एक्चुअली द कॉजेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मिथाइल हीमोग्लोबिन। अब आप आ जाए सल्फ हीमोग्लोबिन। अब सल्फ हीमोग्लोबिन की भी इसी तरह ये भी आपके पास एक हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि नॉर्मल सल्फ हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में 1% थी, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है बॉडी में, ठीक है। अब ये कितनी ज्यादा हो जाती है, राउंड अबाउट ये आपकी बॉडी में अगर 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये एक एबनॉर्मल लेवल हो गया बॉडी में, ठीक है। इसके बाद अगर आप सिंथेसिस की बात करें तो आपकी बॉडी में सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन किससे होती है, प्रोइरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज से होती है, ठीक है। अब सिंथेसिस में अगर आप बात करें तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है सेक्सिनाइल को ए और ग्लाइसिन के साथ। अब इसकी जो सिंथेसिस है ये आपने सारी की सारी वॉच करनी है मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस से, क्योंकि ये बहुत डिटेल में सिंथेसिस आ रही है, ठीक है। इसको मैंने बड़ा डिटेल में बताया है, और वो इतनी ज़्यादा डिटेल थी कि मैंने अभी आपको बताया कि वो कैमरामैन भी हंसने लग गया, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल नेम थे। अब उस सिंथेसिस में क्या है कि ग्लोबिन की भी फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हीमोग्लोबिन की भी फॉर्मेशन होती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको सिर्फ समराइज कर दूं तो ये देखें, ये आपके पास ग्लोबिन फॉर्मेशन है, और ये आपके पास क्या है, इसी में ही हीम पोर्शन की फॉर्मेशन हो रही होती है। अगर आप बात करें हीम पोर्शन की तो सबसे पहले क्या है कि हीम पोर्शन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में पड़े होते हैं कोप्रोफायरिनोजेन 3, जो कि ऑक्सीडेज होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं प्रोटोफायरिनोजेन 9 में, और देन फिर सो ऑन, मतलब ये शिफ्ट होते जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, और हीम की प्रोडक्शन होती है, और अल्टीमेटली हीम माइटोकॉन्ड्रिया से किस में आ जाता है, साइटोप्लाज्म की तरह। इसी तरह क्या है कि बॉडी में जो सक्सिनाइल को ए होता है अलॉन्ग विद द ग्लाइसिन, ये किसके प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा होता है, इस सारे स्टेप्स की। सबसे पहले ये सारे स्टेप्स होते हैं, फिर जब ये कोप्रोफायरिनोजेन 3 बनता है तो ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये हीम की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। ये आपने सारा मेरी रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना है। सिंपल जो मैंने आपको समरी बताई है वो आपको समझ आ गई है। मुझे बताएं कि इसको मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की बात की है वो आपको समझ आई है? जी बेटा। हाँ जी, समझ आ गई आपको? चलें, अगर आपको ये चीज़ ना समझ आई तो आप फिर काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिर व्हाट्सएप पे कह के मैं आपको थोड़ा सा मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन वॉच वीडियोस देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ बताई हुई है। अब आज जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत से ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन की वजह बनते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ आप कह सकते हो कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कि हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन कॉज करवा देते हैं। फिर आयरन मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आयरन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आयरन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। अगर आयरन की बॉडी में नहीं होगी प्रोडक्शन तो फिर क्या है कि बॉडी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अल्टीमेटली अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो फिर क्या है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसीज की प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था।
तो ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। अगर किसी में भी पैथोलॉजी आ जाती है या किसी भी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है तो फर्दर क्या है कि बाकी सिस्टम्स भी कोलैप्स होते हैं। फिर नॉर्मल वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन में अगर आयरन की बात की जाए बॉडी के अंदर तो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, कि कितनी नॉर्मल वैल्यू आपकी बॉडी में होगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी आयरन की, ये तमाम चीज़ें मेंशन्ड है रिकॉर्डेड वीडियो में। आपने इसको देखना है, ठीक है, पढ़ना है। नहीं समझ आती तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको फर्दर डिस्कस भी कर लूँगी। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूँ जितना मुझे भी याद है, आपकी बॉडी में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंपोनेंट था वो 65 टू 68 था, जिसमें टोटल क्वांटिटी थी 4 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम आपकी एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है आयरन में, जबकि मसल्स के मायोग्लोबिन में बात की जाए तो 4% आ जाती है, ठीक है, जिसमें अगर बाकी एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेज हीम कंपाउंड था, आई थिंक 0.1 या 1% थी, फिर एक प्लाज्मा ट्रांसपेरेंट उसमें 1% या 0.1, इन दोनों में मुझे अभी सही कुछ याद नहीं है। फिर क्या था, आपकी एक रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम था जिसमें अराउंड अबाउट 25 टू 30% ऑफ आयरन कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर क्या है कि इसके बाद कुछ चीज़ें आ जाती है कि कुछ डाइटरी आयरन कंपोनेंट्स होते हैं कि आपने डाइटरी आयरन कंपोनेंट्स कहाँ से लेने हैं। आपको डाइटरी हीम आयरन मिलते हैं, नॉन हीम आयरन कंपोनेंट्स मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट फिश, मीट और चिकन का इस्तेमाल करो तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट आयरन सप्लीमेंट मिलते हैं, जबकि अगर वेजिटेबल्स या इनका इस्तेमाल करो तो फिर क्या है कि आयरन की कमी के चांसेस होते हैं। इसके अलावा क्या है कि अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर ही एक ऐसी एब्जॉर्प्शन कैटेगरी रखी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर डायरेक्ट क्या है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। आयरन डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है Fe+3 की फॉर्म में, और इसके बाद ये जो कि स्टेबल फॉर्म थी और ये बॉडी कन्वर्ट करती है Fe+2 की जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ आयरन की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ आयरन के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आयरन की कॉम्बिनेशन करवाने में बीटा ग्लोबुलिन के साथ। और जब इसकी आयरन की बीटा ग्लोबुलिन के साथ एक अटैचमेंट होती है तो इसको आप कहते हो एपो ट्रांसफेरेंट। क्लियर हो गई ये चीज़। आगे ये एपो ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रांसफेरेंट एंड सो ऑन। इसके बाद अगर आप स्टोरेज की बात करें तो आयरन आपकी बॉडी में ज़्यादातर लिवर हेपेटोसाइट्स की या रेडिकुलो एंडोथेलियल सेल्स की फॉर्म पे स्टोर हो जाता है, एक लार्ज अमाउंट स्टोर होती है, ठीक है। और फेरेटिन की फॉर्म में लार्ज अमाउंट जो है स्टोर होने लग जाती है, और जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो हिमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर होती है। इसके बाद अगर आप बात करें डेली लॉस ऑफ आयरन की तो डेली लॉस ऑफ आयरन फीमेल्स में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। नॉर्मली 100 ml ऑफ ब्लड है जो कि 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पे मुश्तमिल होता है। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा लॉस होता है, अराउंड अबाउट 50 ml ऑफ ब्लड इज़ लॉस्ट, जिसमें से 25 ग्राम ऑफ आयरन लॉस्ट हो जाता है फीमेल्स में, जबकि मेल्स में इतना नहीं होता। क्लियर है। अगर आप रेगुलेशन ऑफ टोटल आयरन की बात करें बॉडी में तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टोटल आयरन को रेगुलेट करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन के कंपोनेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। कि आपकी बॉडी में एपोट्रांसफेरिन, इसके बाद ट्रांसफेरिन, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल, इसके बाद जीआईटी सिस्टम ट्रैक एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ द टोटल आयरन ऑफ योर प्रोटीन component. So this is all about your hemoglobin iron component and the erythropoiesis. अब अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कोशिश करो कि पेपर से पहले पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना। एंड फ्राइडे को आपका मॉक पेपर है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।